सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक बात हो रही है और वो है कि IMF के मामलात पाकिस्तान के साथ क्लियर हो गए और पहली किस्त जो है वो जारी होगी, जिसके आज बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुंतकिल भी हो गए हैं पाकिस्तान में पैसे। 1.2 अरब 3 अरब डॉलर का ये मामला है जो 9 माह में वो आएगा। साथ ही साथ सऊदी अरब UAE से भी पैसे जो वो है वो भी वज़ीर आज़म ने कहा आ चुके। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी वज़ीर आज़म की जानिब से कही गई कि ये इस पर खुशी के शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन इस मुश्किल मरहले से निकला कैसे जाएगा, क्योंकि हर बार तो IMF की तरफ नहीं देखा जा सकता, दोस्त ममालिक की जानिब तो नहीं देखा जा सकता, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक की जानिब कब तक हम देखते रहेंगे। इस पर होना क्या चाहिए, कंक्रीट मामलात क्या होने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम मामला है कि इस वक्त सिर्फ 1 माह का वक्त है मुंतखब हुकूमत के पास और उसके बाद सेटअप वो होगा जिसे इंटरिम सेटअप कहेंगे, फिर नई हुकूमत के आना और इन 9 महीनों में IMF के मामलात को कैसे चलाया जाएगा, जो IMF ने कहा है। और यह भी कहा IMF ने कि इसको मनोअन उस तरह से चलाया जाए जिस तरह से कमिटमेंट की गई है, वरना मजीद सख्त शराइत भी हो सकती हैं। हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ अशफाक तोला साहब, चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी हैं और वज़ीर ममलिकत हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं बोल न्यूज़ से। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का भी। सबसे पहले अशफाक तोला साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, अच्छी खबर हो गई कि IMF के साथ बहरहाल मामलात बड़े तवील थे लेकिन हो गए क्लियर आखिरकार। तो अब सर किस तरह से होगा कि 1 महीने की ये हुकूमत है, क्या इंश्योर किया गया IMF को और किस तरह से मामलात आगे चलाए जाएं कि हम मेनुअन अमल भी कर पाएं और इकॉनमी भी हम काबू कर पाएं कि ये साल जो मुश्किल था और अगला साल मुश्किल ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया है। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मुझे आप पहले ही इंटरव्यू करके, बिकॉज के मेरे कुछ और एंगेजमेंट्स हैं, जी। तो जो भी आपका टाइम स्लॉट हो मुझसे आप पहले इंटरव्यू कर लें। जरूर। गाजी साहब को आप भले बाद में उनको शामिल गुफ्तगू कर लीजिएगा, ताकि मुझे 1-2 और एंगेजमेंट्स हैं, इसलिए मुझे वहां पर करना था। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे आपने भी कहा कि कोशिश तो यही थी कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वक्त के साथ आएंगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हम कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से, किसी ज़राए से हमारे पास फॉरेन फंडिंग। देखिए, पाकिस्तान का मसला सॉल्वेंसी का नहीं है, और ये मेरा ख्याल है, शायद जो दोस्त हमारे कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान चल नहीं सकता, मेरा ख्याल है उनमें वो गहराई नहीं है। वो सिर्फ सतही तौर पे बातें कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ यही है कि मीडिया में रहने का बहुत को तो शौक भी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप जब ओपिनियन दे रहे होते हैं, या आज मैं बैठा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से करोड़ों आदमी देखेंगे, तो इंसान जब देखता है तो उसको एक उम्मीद होती है कि नहीं, हमारे मुल्क में हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा और होगा। अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे आप ना तो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, ना किसी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो IMF की कंडीशंस हैं, देखिए, कोशिश ये थी कि हमारी कि ये हुकूमत में रहते हुए कि IMF के प्रोग्राम से हमें कोशिश ये थी कि हम उनके साथ चलें, मगर कुछ बीच में ऐसी रुकावटें आ रही थी। और आपको भी पता है कि नवंबर में IMF ने आना था, 31 जनवरी को आए। कोशिश की गई कि हमारी तरफ से सारे काम और मामलात को ठीक तरीके से, ऐसे तरीके से निभाया जाए, और वो भी हो गए थे। 9 फरवरी तक हमारे सारे मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद जब वो गए, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जी SLA हम वहाँ से जाके आपको भेजेंगे। तो MEFP यानी कि जो होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का, हमने इनको पहले ही समथिंग टू बी एग्रीड अपॉन था, और उसके बाद SLA होना था, और उसके बाद उनकी बोर्ड में जाना था। तो वी आर क्वाइट होपफुल के जो हमने चीज़ें इनसे एग्री की थी 9th रिव्यू के लिए, वो हो जाएंगी। बट द मैटर वॉज ड्रैग्ड, एंड देन दे ऑब्वियसली कुछ चीज़ें और भी उन्होंने मांगी, तो वो भी हमने प्रोवाइड की। और कोशिश यही कर रहे थे हम सारे
कि किसी भी तरीके से एक तरफ आपका आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ की जो कंडीशंस थी, कुछ कंडीशन रहती थी उस वक्त हम मीट नहीं कर सकते थे। सही। बहरहाल जब आईएमएफ ने दोबारा अप्रोच किया गया और जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई और बोथ दी टॉप पीपल हैव एग्रीड कि जी कि हमें प्रोग्राम में रहना है, तो बिल्कुल जाहिर बात है फिर सारी कंडीशनें भी एक तरफ आ गई और आपने देखा होगा इसकी वजह से आपकी मईशत को बूस्ट भी मिला। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोगों के जो कुछ खदशात थे और जो बाहर बैठे हुए अपने पैसे रख के बैठे हुए थे, कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी जी। उन्होंने भी अभी एहसास कर लिया कि अगर 10-15 रुपए और डॉलर गिरेगा तो मेरा ख्याल है वो शायद अपने डॉलर लेके आए। मेरी उनसे वो अपील भी होगी कि आप पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान से बाहर रखना मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं होती। दूसरी तरफ जो स्पेकुलेशन चल रही थी ओपन मार्केट में आपकी, वो भी ठहर चुकी है और मेरा ख्याल है उसमें भी लोगों ने जिन्होंने प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट कर लिया। अब मेरा ख्याल है वो थोड़ा अरसा या तो वो अपनी लॉस ही करेंगे या होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी उनको। अच्छा अशफाक साहब जी, अशफाक साहब एक चीज़ में सर आप यहाँ से जानना चाहूँगा, ये तो आपने सारा बैकग्राउंड बताया क्या मामलात, लेकिन अब ये जो IMF के साथ प्रोग्राम हमारा फाइनल हुआ है इसमें अब 3 हुकूमतें आएंगी अगर आईनी तौर पर मामलात ऐसे चले। एक ये हुकूमत है जिसका 1 महीने की मुद्दत खत्म हो जाएगी, मुंतखब हुकूमत, फिर अगली हुकूमत इंटरिम है, फिर नई हुकूमत का आना है। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जिससे IMF कह रहा है कि इसको बड़ा अमल करना है मुकम्मल तौर पर, तो कैसे इंश्योर किया जाए कि इस पर अमल हो पाए, क्योंकि हमारा माजी बहरहाल कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा IMF के साथ कि हम प्रोग्राम लेते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। जी, एक ही प्रोग्राम आपने पूरा किया 13 और जो 16 का था, बाकी आपने कोई भी प्रोग्राम पूरे नहीं किया। उससे बढ़कर IMF जो सबसे ज्यादा नाराज होता है वो उस बात पे होता है कि यार आपने प्रोग्राम लिया, हमसे एग्री किया और फिर आप यूटर्न मार जाते हैं। ये चीज जो हमारी जो हुई थी ना फरवरी 22 में, वो मेरा ख्याल है अगर वो हम ना करते तो आज हमारा कॉन्फिडेंस हमारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होता। सही। अब आप जो कह रहे हैं कि ये कैसे चलेगी, देखिए आपका जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त भी था वो डॉलर था। तो डॉलर का फ्लो आपके पास आ गया है, आपने देखा होगा यूएई सऊदी अरेबिया दोनों के आ गए, IMF के भी आपके पास 1.2 बिलियन डॉलर आ गए। अगला आपका रिव्यू है वो होगा आपका इंशाल्लाह नवंबर में और उसका अगला होगा फरवरी में। तो मैं ये समझता हूँ कि नवंबर तक अगर हो सकता है कि केयरटेकर सेटअप भी हो या कोई नई हुकूमत आ जाएगी तो उनके पास ये 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मौजूद है। तो उनको मेरा ख्याल आते ही एक नए प्रोग्राम की तलाश शुरू करनी पड़ेगी इफ दे वांट टू। और अगर उनके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी हमें IMF के पास नहीं जाना, तो जाहिर बात है उनका ये अपना नजरिया होगा और अपने इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। तो 9 महीने मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम होगा और आपको कवरेज मिल रही है। स्टेट बैंक के रिजर्व आपके 8.5 बिलियन डॉलर पे हो गए और मेरा ख्याल 1-2 बिलियन डॉलर और अगर आते हैं तो 10-10 बिलियन डॉलर पे आपके पहुंच जाएंगे। सही। अच्छा अशफाक साहब मैं कदा कलामी को माफी, इस्लाहात और आमदन में इजाफे के हवाले से जो कमेटी आप उसको चेयर करते हैं, अब किस तरह से जो इस्लाहात का मामलात हैं और आमदन में जो इजाफा है मुल्क की, वो उसको किस तरह से किया जाएगा, इस पर क्या प्लानिंग थी? देखिए इस पे हमने प्लानिंग अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी थी, पहले तो कॉन्फिडेंशियल थी मगर मीडिया जिंदाबाद, उन्होंने इसको माशाल्लाह से अपने राय से हासिल कर लिया और इसके बाद इस पे काफी स्टोरियां भी आई। लेकिन हमारा मकसद ये होता है 50 प्रोफेशनल्स जब बैठेंगे ना आपके पास और डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स के और अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी होंगे, CAs भी होंगे, MBAs भी होंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे, तो ये सब मिलके एक ही मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और हमने कोशिश यही की थी कि मुल्क की बेहतरी हो जाए। मगर अभी भी अनफॉर्चुनेट है कि हमने ये देखा कि हमने कोशिश की कि 20 ऐसे जराए हमने सजेस्ट किए थे कि जो आपकी आमदन में इजाफा कर सकते थे, न्यू रेवेन्यू मेजर, मगर इसमें हमने कोशिश ये की थी कि इक्विटी क्रिएट किए जाए। पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम में इक्विटी नहीं है। आपकी आमदन के हिसाब से आपको टैक्स जो उस प्रोपोर्शनेट से देना चाहिए आप ज्यादा दे रहे हो और कोई और कम दे रहा होगा। तो हमने उन 20 मदों में हमने कोशिश की थी कि आप इक्विटी क्रिएट करें। 14 ऐसी हमने तजावीज़ात दी थी जिसमें कोशिश ये थी कि आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं और जो टैक्स नेट में लोग हैं उनको अपने पास संभाल के रखें। अच्छा, इस तरीके से 32 हमने ऐसे प्रपोजल दिए थे जिसमें हमने ये कहा था कि जी आप कोशिश ये करें
कि अपने लॉ के अंदर सिंप्लीफिकेशन क्रिएट करें। और 13 के करीब ऐसे हमने कहे थे मामलात, 13 या 15 के करीब, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। तो इत्तेफाक से मैं आपको मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है इस बात का कि जिसके खिलाफ ये जा रहा था कि जी उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो रेड लाइन खींच देता था और वो कहता था बाकी सब आप सही कर रहे हैं, मेरे खिलाफ जो आपने किया ना कि जी मुझे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो मुझे रसल लॉन्ग का एक वो कोट याद आता है कि वो जो उन्होंने 1973 में यूएस सेनेट में दिया था कि जी टैक्स रिफॉर्म्स मीन्स डोंट टैक्स यू, डोंट टैक्स मी, टैक्स द पर्सन बिहाइंड द ट्री। तो वो हमेशा ये कहते थे कि यार आप मुझे टैक्स ना करें, सही, बाकी लोगों को आपने सही कहा है। और जो 19 अगर बाकी रह गए थे वो भी यही कह रहे थे कि यार आपने हमें ठीक नहीं किया, बाकी उन लोगों को, सेठों को ठीक किया। अच्छा, तो ये तो सब पाकिस्तान का है। और अगर आपने पाकिस्तान की कौम को एक तरक्की की राह पे गामजन करना है तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये रिफॉर्म्स, ये रिपोर्ट इंशाअल्लाह ये जो आज लिखी हुई है इंशाअल्लाह वो बोलेगी। बिल्कुल, ये टैक्स के बगैर तो मामला नहीं चल सकता। लेकिन एक चीज़ सर, अब ये पैसे भी आ गए, मामलात भी क्लियर हो गए, इसके बाद एक आम आदमी के लिए एक सवाल होता है कि महंगाई क्या कम होगी? तो क्या महंगाई में कोई फ़र्क होगा, कुछ चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी जो आज सिचुएशन है मार्केट की? अशफाक साहब देखें, आप 2-3 चीजों पे जरा गौर करें। एक चीज होती है महंगाई का तरीकाकार क्या है, सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल कमोडिटी की क्या आपकी महंगाई है। दूसरी आपकी जो रुपये की पैरिटी होती है विजा वी डॉलर, बिकॉज कि आपकी काफी चीजें इंपोर्ट होती हैं, जो मेन चीजें हैं वो इंपोर्ट है। अगर फर्ज करें इंटरनेशनल प्राइस अगर आज ऑयल की कम हो जाती है और आपकी रुपये पैरिटी बढ़ जाती है तो आपको एडवांटेज नहीं मिल सकता, तो आपकी महंगाई की जो सतह है वो कम नहीं आएगी। आप उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तीसरा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो इंटरेस्ट रेट आपके होते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज बिजनेस करते हैं जाहिर बात है बैंक बोरोइंग पे करते हो, बैंक बोरोइंग जब भी आप करेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा अंसर नजर आता है। तो ये 3-4 चीजों, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जो सूबों का आंसर है कि प्राइस मैकेनिज्म को किस तरीके से प्राइस कमेटीज के थ्रू कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब अगर 10 रुपए अगर आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है तो 1.5% आपका एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इस तरीके से अगर 1% इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है तो उसमें भी आपको 0.1 और 0.2% के दरमियान आपकी इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होता है। तो मैं इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक पाकिस्तान की रेसिपी जो होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए लो इंटरेस्ट रेट और मैनेज पैरिटी होनी चाहिए। बट IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, तो अब इतना आसान नहीं है कि जितना हो सकता है। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब हमारे साथ मुमलिकत, और हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, जाते हुए एक चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर करके बताई, शरह सूद पाकिस्तान में अब सबसे ज़्यादा है, डॉलर की कीमत वो ज़्यादा एक साल में है। आलमी तौर पर अगर तेल की कीमतें कम होती तो अगर रुपए की कीमत अगर वो कम हो जाती तो फिर उसका फ़ायदा नहीं आएगा। तो ये जितना भी IMF का मामलात हैं, फिर एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी के लिए आसानी नहीं है। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है, ये एक अच्छी खबर होगी, लेकिन आम आदमी उसी तरह महंगाई को बल्कि उससे भी शायद ज्यादा अब फेस करेगा। सर यही है अब जो इस पे माहिरीन कह रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, हत्ता कि IMF कह रहा है, वो तो कह रहा है कि महंगाई रहेगी 25-26% पर महंगाई अब भी कहा जा रहा है। हुकूमत कहती है 3.5% आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन IMF कह रहा है 2.5% होगी। IMF ने तो यहाँ तक हुकूमत को झुठला दिया है कि हुकूमत ने कहा जी 0.29% ग्रोथ हुई है गुज़श्ता साल, जबकि IMF कहता है जी -0.5%, -0.5%। तो जाहिर है कि आप प्रेडिक्शन फिर उसी पर करेंगे कि पीछे क्या था, उसके लिहाज से आगे प्लानिंग करेंगे। तो आगे आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी देखिए डॉलर जो नीचे आ रहा है अच्छी बात है, उस वजह से कि हमारे पास अब डॉलर के इन्फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन ये भी कर्ज है, हमें इसको भी वापस करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये मरहलावार है। क्या अगली आने वाली हुकूमत इसी तरह तो नहीं करेगी जिस तरह इस हुकूमत ने किया था कि जी नहीं हम नहीं जा रहे, आप कर सब कह रहे हैं नहीं देखें ऐसे ना करें, मैं बात करूंगा, शराइत बड़ी सख्त है, उसके बाद तो आपको माननी पड़ेगी, बिजली आप महंगी कर रहे हैं। अगर अब देखिए कि महंगाई कहाँ कम होती नजर आ रही है कि आज आटा आप देख लीजिए महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, 150 से ऊपर चला गया आटा, 3000 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला हो गया। चीनी आप देखिए कि गुजरात में भी आपको मिलेंगे, काबीना में भी मिलेंगे, सारे जिनके बिजनेसेस हैं, अब तो PCB के चेयरमैन मिलेंगे, चीनी भी 145 पर चली गई। तो हर चीज तो महंगी हो गई है। बिजली में आप देखिए जो लोगों के बिल आ रहे हैं, बेचारे बिजली आ नहीं रही। और मैं आपको इस्लामाबाद की हालत बताता हूं कि कोई तस्वीर नहीं है बिल की, और बस लाइनों में लाके आप ठीक करवा लें
कि पिछले जो आपका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बिल बेचते चले जा रहे हैं। तो ये तो हालात है जो बुनियादी चीजें हैं। अभी आपने देखा कितनी अफसोसनाक खबर के लिए इस्लामाबाद में गटर में नौजवान गिरा, बच्चा, बाप उसको बचाने के लिए गया, दोनों ही जाँ बाक हो गए। तो हम मीशत को क्या ठीक करें जब हमने बुनियादी सेटअप भी हमने ठीक कर पा रहे, बुनियादी चीजें ठीक कर पा रहे। अर्निंग कहां से करनी है? जब तक आपकी डॉलर में अर्निंग नहीं होगी तो कर्ज लेकर तो आप और ज्यादा नीचे जाएंगे। अभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि अगले एक साल में 320 पर डॉलर जा सकता है, 320 रुपए पर। तो कर्ज लेकर जो है वो पीते थे। मैं तो अब फाका मस्ती हमारी रंग ला रही है ना उसामा साहब। लेकिन एक चीज़ जो है कि इस एक महीने की हुकूमत और उसमें उन्होंने जिस किस्म का बजट दिया उसमें फिर रिवाइव किया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने मनवा ली IMF के साथ। वो इलेक्शन पर असरअंदाज होकर उनके जिसमें 90-92 जो अरब का मामला है वो तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके थ्रू हुआ। अब उस सारे अमल के बाद इलेक्शन की तो उन्होंने तैयारी कर ली है। आप समझते हैं अब इलेक्शन के लिए भी माहौल साजगार बन रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे कराची का आप देखिए, आप पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में अभी आप देखिए कितनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि हर कोई अपने हल्के पर फोकस कर रहा है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा, उसमें आजाद कश्मीर में देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिक की होनी है सियासत, ये लोगों के वोट की, ये जोड़ तोड़ की होनी है, ताकत की होनी है, डील्स की होनी है। तो उस तरह से वरना लोगों में कैसे जा सकते हैं? लोगों से आप वोट कैसे मांगेंगे? आपने रिकॉर्ड महंगाई की है, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बनाया महंगाई का। खुद शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, वजीर आजम कोट अनकोट, कि जी ये कोई खीर नहीं है, घी नहीं, IMF का प्रोग्राम बड़ी सख्त शराइत है। तो आपको सख्त शराइत मानकर आप जा रहे हैं, तो एक महीने बाद आप कहेंगे अच्छा ग्रेट अगर सेटअप जनाब शायद ख्वाहिश है कुछ लंबा हो जाए, तो आप उस पर डालने की कोशिश करेंगे, ये तो इनकी वजह से है, हम तो डिफॉल्ट से बचाकर चले गए थे। तो जो आम आदमी है इसमें कोई शक नहीं कि डिफॉल्ट अगर खुदा न खास्ता मुल्क कर जाता, क्योंकि ये जो इशफाकुल्लाह साहब फरमा रहे थे दुरुस्त की उम्मीद की बात करनी चाहिए, लेकिन हकीकत भी बयान करनी चाहिए कि अगर हम IMF प्रोग्राम में ना जाते, यही तो सब कह रहे थे, और पिछला प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता, और जो इस आंकड़ा सब तो नया प्रोग्राम है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो डिफॉल्ट से हम बच गए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने अब सस्टेन करना है, कर्ज भी उतारने हैं, ग्रोथ की तरफ भी जाना है। तो जिस तरह से भी शरह सूद है, इसके साथ तो हम ग्रोथ का सोच नहीं सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोच नहीं सकते। तो एक बैलेंस क्रिएट करना होगा अगले अब बैलेंस कैसे करना है ये खासा मुश्किल काम है, क्योंकि हुकूमतें इस एक प्रोग्राम में 3 आनी है और उन्होंने कैसे मैनेज करना है, ये बड़ा पॉइंट अहम है। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान है और लोड शेडिंग मुसलसल की जा रही। दही इलाके हों तो तकरीबन 16 से 18 घंटे तक बिजली बंद है, जबकि शहरी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची भी इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग की लपेट में है। वो इलाके जहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बिल अदा हो रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है, के इलेक्ट्रिक का यह मौक़िफ़ है। लेकिन मुतादिद इलाकों में उन्होंने कहा जहाँ बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे वहाँ पर हम लोड शेडिंग करने पर मजबूर हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है कि ये इसी गर्मी में ये लोड शेडिंग के मामलात मज़ीद बढ़ाए गए हैं। कल भी लियारी के मकीन निकले और उन्होंने एहतजाज किया के इलेक्ट्रिक के बाहर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में शामिल है वो भी साथ थी इस एहतजाज में। तो क्या के इलेक्ट्रिक किसी की सुन नहीं रहा है और अवाम इस गर्मी में मुश्किलात का शिकार है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी साहब। क्या आपके वक्त का उसामा साहब, के इलेक्ट्रिक एक ही है और उसकी मनमानी है, मर्जी है कि जिसको चाहे वो बिजली दे और जिसको चाहे वो बिजली ना दे, जब चाहे बिजली बंद करें। लेकिन इस सारे अमल को रोका भी नहीं जा पा रहा है और के इलेक्ट्रिक को पूछा भी नहीं जा रहा है। क्या इतना ही ताकतवर इदारा है ये जिसके खिलाफ ना कोई हुकूमती जमात ना अपोजिशन की जमात कुछ कर पा रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला ये है कि जो बिजली जिंदगी की इस वक्त बिल्कुल उसी तरह से जरूरत है जैसे पानी और सांस, लेकिन ये फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक को इसलिए लाए थे कि KESC जो है वो खसारे में जा रही है जी, और उसके लिए प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो ने तो जिस तरह से धूल चाटी है और उसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक ने मजीद यानी कई गुना, 1-2 गुना नहीं 20-25 गुना ज्यादा जो है वो खसारे का एक इदारा लेकर आ गए, सरों पे मुसल्लत कर दिया है। और हुकूमत ने अपने आप को ऐसा लगता है बरीउज़ जिम्मा कर लिया, हालांकि वो इस मामले में तो बरीउज़ जिम्मा है, अपने आप को शो करते हैं कि अवाम को कोई सहूलत मिले, लेकिन जहां पे जिम्मेदारी का मामला आता है वो अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। और यही के इलेक्ट्रिक की ताकत है, उसको जनरेशन
सरकारी रेट पे मिलता है जो आवाम का हक है, लेकिन वो कराची वालों को जो है वो प्राइवेट रेट के ऊपर बढ़ा कर देते हैं और उस मुनाफा एक प्राइवेट कंपनी की जेब में जाता है। फिर वो आबादियां हैं कि जहाँ जो बिल पूरा अदा करती हैं वहां पे भी लोड शेडिंग हो रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल पूरा अदा नहीं करते। वहां पे कोई 100% लोग तो ऐसे नहीं है कि वो बिल पूरा अदा नहीं करते। बिल अदा करने वाली आधी से ज्यादा आबादी होती है, अगर होती है तो मसला उनका क्या कसूर है? ये सजा सबको दे रहे हैं और इसलिए मनमानी है कि इन्होंने इस मुनाफाखोरी में इस मुल्क के तमाम हुक्मरान पार्टियां इसमें शेयर होल्डर हैं। जमात तो कल एहतजाज उसामा साहब वो भी कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी वहां मौजूद थे, के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तो अब जब हुकूमती जमात भी हो तो फिर किसको कहा जाए? नहीं, ये दिखावे के, इसीलिए देखिए असल में तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो इन हुकूमतों के लिए ढाल बन गया है, आवाम के लिए ऊपर जुल्म का एक पहाड़ बन गया है और ये इसकी आड़ में छुपकर जो है आवाम के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। अगर वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उनके ख्याल में के इलेक्ट्रिक सही काम नहीं कर रही है और बिजली फराहम होनी चाहिए तो वो उसको खत्म करें। वो तो हुकूमत है ना, विफाक में भी वो है, सूबे में भी वो है, कराची में भी वो है। तो अब जो है ना वो फैसला तो होना चाहिए। कराची के आवाम के लिए 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर है और के इलेक्ट्रिक की मनमानियां वो जारी हैं। बहुत शुक्रिया। और अब हम कुछ बात करेंगे कि गुज़श्ता 4 रोज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर माल पर एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज क्यों हो रहा है? तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में जो कट है उसके ऊपर, लेकिन वजूहात क्या हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तारिक कलीम साहब, प्रेसिडेंट हैं PPLA के और मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं और पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए क्यों एहतजाज हो रहा है? सर 30% तो आपकी भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, फिर भी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मुतालिबात हैं? जी, हमारे साथ ये 2 जुल्म हुए हैं। पहला जुल्म तो ये बजट से पहले ही हमारे साथ कर दिया गया कि हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट जो रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन को कुछ मराआत गवर्नमेंट देती है, जब वो 30-35 साल रियासत की खिदमत कर लेता है उसको कुछ देती है, उस पर गवर्नमेंट ने बड़ी एक जालमाना किस्म की कटौती की है। कोई 5-7% नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि 70-80% की कटौती लगा दी, जो जाहिर है नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये तो नहीं होता कि एक बंदा 35 साल एक रियासत की खिदमत करे और खाली हाथ झाड़ता चला जाए। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि अगर लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं तो उनके नजदीक सबसे उसमें जो सहूलत होती है वो पेंशन और ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की होती है। जाहिर है हमारे पैकेजेस तनख्वाह के बहुत अच्छे नहीं होते, सही, वो इन्होंने कटौती लगा दी। इस पर अभी हम इश्तियाल का शिकार थे और हमारे में एक बेचैनी पैदा हो रही थी। तो साथ ही जब बजट आया तो इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। मरकज ने, सिंध ने, बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उन्होंने सब ने जो तनख्वाह हमारी बढ़ाई वो बढ़ाई हमारी रनिंग बेसिक पे, जो करंट बेसिक है, जो आज हमारी बेसिक है। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ जुल्म ये किया कि उन्होंने हमारी 30 एक तो गलत बढ़ाई तनख्वाह, यानी तय ये हुआ था कि पंजाब जो ग्रेड 16 तक है उनकी 35% बढ़ाई जाएगी और उससे ऊपर 17 और उससे ऊपर वालों की 30% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन करंट पर मरकज में भी ऐसा तय हुआ था कि 17.5% पेंशनर्स को दिया जाएगा। बिल्कुल। अब जुल्म यह किया कि इनको इनिशियल बेसिक पे बढ़ाई गई। अब इनिशियल बेसिक पे बढ़ाने का तो फायदा ही कोई नहीं है, इतनी कम इजाफा है कि ये तो आप बता ही नहीं सकते किसी को। यानी अगर किसी का डॉक्टर साहब मैं अगर मिसाल के तौर पे पूछूं, अगर बाकी विफाक को मिसाल ले लेते हैं, किसी की 1 लाख रुपए की अगर बेसिक तनख्वाह है तो उस पर कितना इजाफा हुआ है, यानी कि 35%। और अगर पंजाब में है वो कौन सी बेसिक्स है जिसके ऊपर यहां बढ़ाया गया? जी, मैं अगर 17 स्केल की बात करूं तो 17 स्केल यूं समझ लें कि एक बंदा इस बेसिक 17 स्केल में 1 लाख ले रहा है बिलफर्ज, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 लाख बेसिक ले रहे होंगे। अच्छा, लेकिन 17वां स्केल शुरू होता है तकरीबन 40-45 हजार से। बिल्कुल सही। तो उन्होंने वो 40,000 का 30% दिया है 12,000, हालांकि देना था 30,000, यानी 18,000 का कट उसने लगा दिया। इस स्केल में हर स्केल में हुआ। अच्छा, फिर 5% दिया पेंशनरों को। यार को खुदा का खौफ करे, एक ये तो इतना भीख भी नहीं मिलती। 5% पेंशन का मतलब ये है कि आपने उसको
2-4 हजार रुपए पकड़ा दिए पूरे साल के बाद बिल्कुल पेंशन में इजाफा, जबकि मरकज जो है वो 17.5% दे रहा है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको डॉक्टर साहब, इसमें तो लाख रुपया तो शायद किसी किसी की पेंशन होती होगी जो छोटे मुलाजिम है। नहीं, मैं पेंशन की, मैं तनख्वाह की बात कर, मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, जिसकी बेचारे की 25,000 रुपया पेंशन है, उसको तो फिर वो चंद 100 रुपया ही मिलेंगे। 5 चंद 100, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जिसकी अब 20,000 पेंशन है या 25,000 पेंशन है, उसको तो बहुत ही, यानी वो तो कह रहे हैं कि हमसे वापस ले लो, वो तो एहतिजाजन वापस कर रहे हैं। अब इसकी इन्होंने बिल्कुल हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और फिर दिलचस्प बात यह है कि ये इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी सियासी और समाजी एक्टिविटी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मुलाजमीन बैठे हैं, शदीद एहतिजाज। और आपको पता है पंजाब की गर्मी जो है, लाहौर की गर्मी किस कदर शदीद है, खवातीन बैठी हैं, लेकिन हुकूमत जो है तो डॉक्टर साहब कोई आपसे बात करने के लिए नहीं आया? कोई वजीर आला, कोई नुमाइंदा, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई भी किसी भी तरह से? कोई हमारी अब तक मस्बत अफवाहें चलती रहती हैं, फिलर छोड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कोई हमारी। डॉक्टर साहब आज तो चौथा दिन हो गया है, एक आध दिन ही लाहौर में एहतजाज काफी होता है, उसके बाद कुछ नहीं, 4 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। तो 4 दिनों में प्रोफेसर साहबान, असातिज़ा कराम, इस कौम मुल्क की शान होती, वो सड़कों पर हैं, महकमा सेहत है, बाकी हर महकमा जो है, ये तो 2 बड़े महकमा तालीम और सेहत हैं, तो फिर भी कोई नहीं आ रहा है सुनने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल एक ऐसी बेहिस्सी और मैं इसके लिए डिटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, तो इसका हमें सामना करना फिर सिर्फ ये नहीं है। इस वक्त ये कर रखा है कि इतनी सख्ती से, मैं आज ही मेरी बात हो रही थी कि सिवाय बोल के कोई हमसे बात नहीं कर रहा। मीडिया को इतना मैनेज कर रखा है कि वो इस इतनी बड़ी समाजी सरगर्मी को कोई टीवी नहीं दिखा रहा, वो अब तक बुलेटिन का हिस्सा नहीं बन सका। हालांकि इसके दीगर असरात हैं। बहुत सारे शहरों में कम अज कम जिले हैं, 36 जिले, कम अज कम 18 में डीसी ऑफिस बंद हैं, बल्दिया ने हड़ताल कर रखी है। इस वक्त तकरीबन आधे से ज्यादा दफातर वैसे सरकारी बंद हैं, लोग तालाबंदी करके दफ्तरों के आगे बैठे हुए। मीडिया ने बिल्कुल इसका बाइकाट कर रखा है और लोगों में इस हवाले से भी इश्तिहार है कि भाई आप हमारा, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका चैनल के अलावा बाकी सब हमारे साथ बिल्कुल हम तो अवामी मामलात है, हम कोशिश करते हैं उसके पे बात की जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी ये कहा गया था जब ये बना बजट, उन्होंने कहा कि आपने तनख्वाहें और पेंशन कम की है, तो उस वक्त ये कहा गया था उस वक्त निगरान हुकूमत की जानिब से कि पंजाब में ऑलरेडी तनख्वाहें बाकी सूबों से ज्यादा हैं, तो आप लोगों की तनख्वाहें बाकी सूबों से ज्यादा हैं, पेंशन में ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कम किया। नहीं सर, ये बहुत बड़ी है। सिंध हमसे तकरीबन 32-34% ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, पंजाब सबसे कम तनख्वाह ले रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन और पेपला के सदर की हैसियत से निहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सबसे कम तनख्वाह पंजाब का सरकारी मुलाजिम ले रहा है, सबसे कम मराआत पंजाब का सरकारी मुलाजिम ले रहा है। हमारी तो आप मुझे बताएं, यहाँ ग्रेड 18 का जो है 5,000 रुपए किराया मिलता है हमें, 5,000 रुपया मुझे हाउस रेंट 18वें ग्रेड के बंदे को दे रहे हैं आप। सबसे कम मराहत पंजाब का मुलाजिम ले रहा है। ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत अफवाह फैलाई गई है सबसे कम। और हमें सिर्फ बड़ा भाई कह के इस पे हमें बहलाया जाता है। ये सबसे कम तनख्वाह ले रहा है पंजाब का मुलाजिम। अच्छा डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए हैं आपके इस एहतजाज को, बातचीत कोई नहीं हो पा रही, क्या अगला लाहे अमल आप प्लान कर रहे हैं? पूरे पंजाब के मुलाजमीन यहाँ एहतजाज के लिए हैं, तो अगला क्या प्लान है? अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई आता नहीं है मुज़ाकरात और बातचीत के लिए, फिर क्या सोचा जा रहा है? देखें जी, ये तो हमें इल्म है। एक तो अब ये भी बता देना कि जाहिर है जो निगरान हुकूमत है, एक बात तो ये कि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला करे। वो जो कोई है पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। पेंशन ग्रेजुएटी या लीव इनकैशमेंट में कोई भी तरमीम करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। चले हम तनख्वाह तो चलो बजट वो दे रहे हैं, अब मसला यह है कि जाहिर है इसके पीछे सियासी पार्टियां मौजूद हैं। उन्होंने ही जो वजीर आला पंजाब है, एक निगरान वजीर आला पंजाब है, उससे ये फैसला करवाया है। लेकिन हमारी अब तो ये तय है कि बिल्कुल ये हम डू और डाई पे हैं। हम हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, हमारा मुआशी इस्तेहसाल नहीं बल्कि मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। हम तो उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारा मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे। और ये भी कि इसमें जरूरी नहीं कि हम बैठें, फिर कोई भी लाया मतलब बस अब ये फैसला किया जा रहा है कि तमाम
जो सीवरेज सिस्टम को लाहौर पाकिस्तान में पंजाब में चोक किया जाएगा। हमारे पास फिर बेशुमार हल है। जब सारे सरकारी मुलाजिम को अब तंग करेंगे तो फिर जो है वो रद्द अमल भी मुलाजमीन देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, डॉक्टर तारिक कलीम साहब। और हम कराची में भी इस वक्त असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। राजा इमरान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। राजा इमरान, कल भी कोई पकड़ धकड़ हो रही थी, वाटर कैनन लाठी चार्ज हो रहा था, आज सूरत हाल क्या है एहतजाज करने वालों की? जी देखें कि प्राइमरी टीचर्स की जानब से जो एहतजाज किया जा रहा था, सिंध भर के प्राइमरी टीचर जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। उनके 16 मुतालबात थे, लेकिन कल भी पकड़ दकड़ के साथ लाठी चार्ज रहा और रात गए तक जो है ऑपरेशन ये जारी रहा। आज सुबह जब टीचरों ने दोबारा से एहतजाज करने की कोशिश की तो फिर से पुलिस मुतहरक हुई और पुलिस ने दोबारा से गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी, जिसके बाद जो है एहतजाज जो हैं वो मुंतशिर हो गए। और इसके बाद उन्होंने जाकर एक निजी होटल के बाहर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उनका मुतालबात जो है वो ये थे आज जो है फिर वो एहतजाज भी कर रहे हैं और आज फिर लाठी चार्ज का मामला नजर आया। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।